जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, आर्यावर्ते, भारतवर्ष आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल। मेरे पीछे स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी-सी तस्वीर जो लगी हुई है, स्वामी विवेकानंद का कथन था एक, वहाँ से शुरुआत करता हूँ आज की बात की। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। एक्चुअली द पॉइंट सारा का सारा खेल जो है ना वो शक्ति का है। मुझे काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर ये बात कही जाती है कि भई इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के बारे में कि हम इसे कैसे निपटेंगे। द पॉइंट इज़ लाइक समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। बाहर की समस्याओं से आप तब निपटेंगे जब आप अंदर की समस्याओं से निपट पाएँगे और अंदर की समस्याओं से निपटने के लिए आपके अंदर का एक उत्साह जो है ना वो होना ज़रूरी है, केवल नेगेटिविटी से काम नहीं चलेगा। आज की वीडियो में मैं 3 बातें आपके साथ में शेयर करूँगा और वो शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका इतिहास जो है ना वो आपको प्राणवायु प्रदान करता है यानी कि ऑक्सीजन देता है, उत्साह देता है। उसके अनुसार आप वर्तमान में चलते हैं और भविष्य को सार्थक बनाते हैं, उसका विमर्श सार्थक बनाते हैं। 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक-एक करके। पहला देता हूँ आपको नेविगेशन के हिसाब से और उससे भी पहले देता हूँ सुंदरकांड की एक उक्ति, जिसमें पदुम 18 जूथा बंदर आपने सुंदरकांड कभी न कभी किया होगा और उसमें ये उक्ति आती है, पदुम 18 जूथा बंदर। इस उक्ति का मतलब क्या है? ये बहुत आसान होता है कि हम पूरा का पूरा सुंदरकांड कभी करें और 3 घंटे में बिना साँस लिए फटाफट से उसे कंप्लीट करा दें क्योंकि बीच में पानी वगैरह नहीं पीना है। लेकिन क्या उससे हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं, जो हमारे पुरखों ने हमें लिख कर के दी हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में है, जो भागवत पुराण में है, जो रामचरितमानस में है, जो आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो लिखी है हमारी रामायण रामायण जी, उसमें है, ये शायद समझ में नहीं आ पाती हमें। मैं केवल केवल एक पंक्ति की बात कर रहा हूँ, पदुम 18 जूथब बंदर। हम जो मानते हैं ना कि श्रीलंका ये रावण का साम्राज्य था, दैट वाज़ द कैपिटल ऑफ रावण साम्राज्य। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। वो साम्राज्य उधर ऑस्ट्रेलिया तक और इधर अफ्रीका तक फैला हुआ था और इतने बड़े साम्राज्य को डील करने के लिए उनके सब योद्धाओं से, क्योंकि वो अलग-अलग जगह से आएँगे और वहाँ पर जाकर के आकर के आपसे लड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए 18 सेनापतियों को नियुक्त किया गया था। वो सेनापति अफ्रीका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक गए थे उस पूरे जम्बूद्वीप में जहाँ-जहाँ रावण का साम्राज्य था और वहाँ से वहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। श्री राम वाज़ इन द कैपिटल, जहाँ पर वो रावण के सामने लड़े। लेकिन शायद ये हमें समझ में नहीं आ पाता है। दूसरी बात करता हूँ मैं नेविगेशन की। 1970s में हम नेविगेशन की बात करने लगे। आज हम जहाँ कहीं जाते हैं तो जीपीएस जो है वो ऑन कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें पनवाड़ी से पूछना नहीं पड़ता, किसी पंसारी से पूछना नहीं पड़ता कि भई कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। हम सोचते हैं गूगल जो है ना, गूगल बाबा ज़िंदाबाद, जीपीएस हमें पहुँचा देगा। यहाँ जब सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव जो है, जब वर्षा का ऋतु निकल जाती है और जब लक्ष्मण जी आते हैं किष्किंधा में और वो बहुत नाराज़ होते हैं कि तुम जो है वो मान नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो, और सुग्रीव जो है उस समय सुग्रीव हरकत में आता है, उसे समझ में आता है कि वो गलत कर रहा था और फिर पूरी की पूरी वानर सेना को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें अलग-अलग दिशाओं में भेजा जाता है। तो ये दिशाएँ कहाँ से आईं? मतलब दिशाएँ तो पहले भी थीं, लेकिन उन दिशाओं में केवल यूँ ही भेज दिया था क्या? केवल कोई प्लान नहीं बनाया होगा? जो लोग राम सेतु बना सकते हैं, क्या जिनकी सेना में नल, नील जैसे 2 इंजीनियर वानर हैं, जिन्हें ये पता है कि किस तरीके से समुद्र, वो वहाँ पर 2 समुद्र, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वहाँ पर मिल रहे हैं और वहाँ पर पानी का रंग जो है वो चेंज हो रहा है और वो ऐसा दलदला जगह है जहाँ से आप एक एक सेतु की रचना कर सकते हैं। उन लोगों को नेविगेशन के बारे में पता नहीं होगा। उन्होंने बताया सुग्रीव ने और वहाँ पर बता-बता करके भेजा कि वहाँ पर वनस्पतियाँ कैसी होंगी, लोग कैसे होंगे, उनकी भाषा, उनका आचार-विचार, व्यवहार कैसा होगा, उसके अनुसार आपको जाना है, उसके अनुसार वहाँ पर जाकर के आपको ढूँढना है। दैट इज़ अबाउट द नेविगेशन जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन शायद हम उसको सोचना नहीं चाहते। मैं अभी एक वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सीके राजू और सीके राजू इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि आपको टॉयलेट जो है ना, वो इंडियन टॉयलेट में करना चाहिए। यानी कि बैठ करके इंडियन टॉयलेट में अगर आप पॉटी जो जाते हैं ना यूरोपियन स्टाइल में, वहाँ नहीं जाकर के उनका, और वो उनकी जो आयु है वो 75 वर्ष के आस-पास होगी, मुझे एक्ज़ैक्टली नहीं पता। लेकिन उनका कहना बार-बार फ़ोर्स करते हैं, वो अपने एक एक वैज्ञानिक हैं और गणितीय गणनाओं के मामले में भारत में उनसे बड़ा व्यक्ति इस समय अगर कोई दूसरा उपस्थित हो, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ही इज़ अ बिग मैन एक्चुअली। मैं उनकी इस बात को आपको छोटा-सा पॉइंट आउट किया है कि आपको भी ये करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात को आपसे कहना चाहूँगा, जब एक बार उनके साथ में मिलना हुआ, उनके साथ में बैठक हुई, तब मैंने उनसे बोला कि सर, टाइम ट्रैवल जो है, जो कई बार दिखाया जाता है फ़िल्मों वगैरह में, क्या इसका कुछ हो सकता है? इसके बारे में कोई बात हो सकती है? ही सेड कि टाइम ट्रैवल का निरीश मुझे नहीं पता। टाइम ट्रैवल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भविष्य की बात भी हो सकती है कि भविष्य में ऐसा कुछ देखें। लेकिन हाँ, टाइम डायलेशन से इनकार नहीं किया जा सकता और ये जो टाइम डायलेशन है, ये इसके 2 एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल है
जो हमें महाभारत में नज़र आता है। और महाभारत से काफ़ी समय पहले रेवती जो थी, जिनका विवाह हम लोग जानते हैं कि रेवती का विवाह जो है वो हलधर यानी कि बलराम जी के साथ में हुआ था। लेकिन बलराम जी के विवाह होने से पहले की ये घटना है, वो उससे कई युगों पहले की घटना है, यानी कि हज़ारों वर्ष पहले की घटना है, जब रेवती अपने पिताजी के साथ, उनके पिताजी को लगता है कुकुंडम जी को, राजा कुकुंडम उनके पिताजी का नाम था, उनको लगता है कि इस धरती पर मेरी बेटी के लिए, मेरी पुत्री के विवाह के लिए वर ठीक से नहीं मिल रहा है, और शायद उस समय वो एक टेक्नोलॉजी रही होगी, देन ही कैन गो टू अदर लोका, दैट इज ब्रह्मलोक। वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां पर जाकर के जब ब्रह्मा जी गंधर्वों का एक कुछ उन्होंने समय लगाया, शायद वो गंधर्व, ऐसा कहा जाता है कि वो गंधर्वों का नृत्य देख रहे थे, उसमें मगन थे, और थोड़ा-सा समय लगा उनसे बातचीत करने में, थोड़ा वेटिंग पीरियड रहा राजा कुकुंडम और रेवती जी का। और उसके बाद में जब उनकी ब्रह्मा जी से भेंट वार्ता हुई, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भई तुम जब आए हो या तब से लेकर के अब तक धरती पर 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको इंटरस्टेलर एक फ़िल्म का एग्ज़ाम्पल देता चलूँ, जिस फ़िल्म में ये बताया गया है कि कि जब एक जो ब्लैक होल के पास भी अगर कोई प्लैनेट होता है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण से वहाँ पर जो एक टाइम होता है, समय है, समय का पहिया ज़रा थम जाता है, बहुत धीरे-धीरे चलने लगता है, और इसीलिए जब धरती के वैज्ञानिक इंटरस्टेलर मूवी में वहाँ जाते हैं, उस लोक में जाते हैं, तो वहाँ से जब वो वापस आते हैं, तो धरती पर 23 साल आगे निकल चुके होते हैं। उन लोगों की एज वैसी की वैसी होती है, उनकी शक्लें वैसी होती हैं, वो बिल्कुल नहीं बदले होते हैं, लेकिन उनके घर में पूरा का पूरा जो परिवार है, वो 23 साल आगे, धरती जो है वो 23 साल आगे बढ़ चुकी होती है। ये टाइम डायलेशन है जो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया, और यही रेवती के साथ वाला जो मैंने आपको वाकया बताया है, जो किस्सा बताया है, किस्सा नहीं है, ये कथा है, गाथा है, महाभारत की अमर गाथा। और उसके बाद में वो बताते हैं कि नीचे आप बलराम के पास में जाइए, श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर हैं, और बलराम के साथ में इस रेवती का विवाह होगा, तब राजा कुकुदम अपनी पुत्री के साथ में धरती पर आते हैं, और हलधर बलराम जी के साथ में उनका विवाह होता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ डायलेशन। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहता चलूँ कि हो सकता है हम लोग इस बात को सोचें कि भई किससे कहानियाँ गढ़ दिया होगा, लेकिन आप गढ़ दीजिए, महाभारत और रामायण जैसी कोई कहानियाँ आज बहुत सारे कहानीकार मिल करके, डायलॉग राइटर्स मिल करके, स्क्रिप्ट राइटर्स मिल करके, डायरेक्टर्स मिल करके बना दीजिए, इतना किस्सा-किस्सा जोड़ के बना दीजिए। कल्पना करने के लिए भी तो ज्ञान होना चाहिए। कल्पना करने के लिए वो ज्ञान कैसे आया था? सोचिएगा इस बात को। चाहे आप सच्चाई माने, तो सच्चाई मान कर के आप इतिहास को समझ करके अपने वर्तमान को सुदृढ़ बना लीजिए, और अगर आप कल्पना मानते हैं, तो ये भी सोचिएगा कि जिसने उस कल्पना को लिखा था, वो कितना विद्वान होगा, और उसका जो वैज्ञानिक पक्ष था, वो उसको दिमाग में कैसे आया? वो टाइम डायलेशन थ्योरी उसके दिमाग में कैसे आई? वो नेविगेशन उसके दिमाग में कैसे आया? तीसरा एग्ज़ाम्पल आपको सुश्रुत के बारे में बताता हूँ। आज हम जब भी कभी बीमार होते हैं, परेशानी होती है, या सर्जरी करानी होती है, हम एलोपैथ की तरफ जाते हैं, लेकिन सुश्रुत संहिता में पर्टिकुलरली कितने ही, जब ऑर्थोपेडिक्स के बारे में, फ्रैक्चर्स के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पर कितने सारे यंत्रों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा आप शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इवन सुश्रुत को आज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। हालाँकि केवल प्लास्टिक सर्जरी तक सीमित करना उनके साथ में अन्याय होगा। ही इज़ द फादर ऑफ सर्जरी, और इतना तक आता है कि काशी में, वाराणसी में, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर लाशों को गंगा में बहा दिया जाता था। इट इज़ नॉट लाइक कि गंगा में बहा दिया जाता था जस्ट यूँ ही, बल्कि वहाँ पर वो बॉडी डिसेक्शन करके, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताया करते थे कि आपको अगर समझना है एक मानव के शरीर को, तो उस बॉडी की चीर-फाड़, जिसे हम कहते हैं आजकल जब देहदान कहते हैं, और देहदान जाकर के उसके बाद में डॉक्टर्स बताते हैं अपने रेज़िडेंट डॉक्टर्स को कि किस तरीके से ये बॉडी जो है वो पूरी की पूरी प्लान आउट हुई है। तो ये चीज़ सुश्रुत ने बताई हुई है वहाँ पर, और देन आफ्टर वो बॉडी को जब माँ गंगा के सुपुर्द करते हैं वहाँ पर, तो वो फ्लोट करती है लेयर बाय लेयर, तब भी किस तरीके से ये चीज़ें जाती हैं। ये बात सुश्रुत संहिता में लिखी हुई है हर तरीके से। इवन देन अगर हम जानना नहीं चाहते और मानना नहीं चाहते अपनी साइंस को, जिसे हम पर्टिकुलरली केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी का या फिर मिथ का नाम देना चाहते हैं, तो ये किसकी गलती है? एक समय ऐसा ज़रूर आने वाला है, जब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आपस में कोरिलेशन करेगा, उनका कोलैबोरेशन होगा, और ये आज के समय की आवश्यकता है, ज़रूरी है। शायद ऐसा हो सकता है कि आज हम पुरानी बातों को उतना सच ना मान पाएँ, और या फिर हम जो पुराने लोग हैं, वो आज की बातों को उतना सच ना मान पाएँ। सोचिएगा, आप
जिस जगह पर हैं और मैं जिस जगह पर हूँ, आप हो सकता है उत्तर प्रदेश में या फिर यूनाइटेड किंगडम में बैठ करके मुझे देख रहे हो। सोचिएगा कि आप वहाँ बैठ के सांसें ले रहे हैं, मैं यहाँ बैठ कर के सांसें ले रहा हूँ। कैसे ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई है, बनाने वाला क्रिएटर कौन है? बनाने वाला क्रिएटर जो भी हो या नहीं हो, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम वो कितना सच्चाई और कितनी ईमानदारी के साथ में काम करना चाहते हैं। समय तो पहले भी था, समय आज भी है, समय कल भी होगा। द पॉइंट इज़ ओनली कि हम अपने इतिहास से सबक लेकर अपने वर्तमान को कितना सुंदर बना सकते हैं, जिससे कि हमारा भविष्य जो है, वो सुदृढ़ हमारी आने वाली पीढ़ियों को समझ में आए। दैट इज़ व्हाई समय निकालिए और अपने इतिहास को पढ़ने का प्रयास कीजिए। घंटे 2 घंटे उसमें देने की कोशिश कीजिए। उस चिंगारी को जलाने के लिए जंबू टॉक्स के इन वीडियोज़ को आप देखेंगे तो शायद हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें बताइएगा, इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाने का प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।